हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 के एनसीईआरटी होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। अगर आप होम साइंस के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ साथ हिस्ट्री का भी वीडियो हम 2 चैप्टर का डाल दिए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज से हम जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जन पोषण तथा स्वास्थ्य। जन पोषण तथा स्वास्थ्य में क्या पढ़ना है इसके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके साथ साथ आपको जो वीडियो में नोट्स दिख रहा है, ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़कर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 को पढ़ना। तो पहला टॉपिक है जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए यह पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। तो आप समझ लिए होंगे कि जन पोषण या फिर जन स्वास्थ्य क्या है। इसके बारे में इस पॉइंट से आपको जितने भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे साथ साथ में अगर लिखना चाहते हैं तो आप कॉपी में साथ साथ में लिख भी सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ प्राप्त करके आप अपने कॉपी में इसको साथ साथ में लिखिएगा। तो लिखने से बहुत सारा मतलब पढ़ने से भी ज़्यादा याद लिखने से होता है। अगला पॉइंट है कि समाज के संगठित प्रयासों द्वारा समाज को उन्नत करना और रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि की दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान जन पोषण है। तो जन स्वास्थ्य क्या है और जन पोषण क्या है इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। जो जन स्वास्थ्य है वह एक अध्ययन का क्षेत्र है जो कि अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ जन स्वास्थ्य का उद्देश्य है कि पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकार द्वारा कुछ नीतियां और कार्यक्रम चलाया जाता है। उन कार्यक्रमों को हम पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ जो समाज के संगठित प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना है उसको भी हम उन्नत स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए या फिर रोगों की रोकथाम करने के लिए हम जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की जो कला और विज्ञान है उसे हम जन पोषण के रूप में देखते हैं। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जन स्वास्थ्य और जन पोषण में अंतर क्या है और इसका मतलब क्या होता है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ अगला टॉपिक है जन स्वास्थ्य की संकल्पना। तो जन स्वास्थ्य की संकल्पना क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि जन स्वास्थ्य की संकल्पना का अर्थ है सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास। जो जन स्वास्थ्य है इसकी संकल्पना का अर्थ है कि जो समाज में जितने भी लोग रहते हैं, समाज के सभी लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए यानी कि स्वास्थ्य रक्षक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा जो किया गया सामूहिक प्रयास है उसे जन स्वास्थ्य की संकल्पना कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ है जन स्वास्थ्य का लक्ष्य। तो जन स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो जन स्वास्थ्य है जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना है तथा लोगों के अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना है। जो जन स्वास्थ्य पोषण है इसका लक्ष्य है कि अगर कोई व्यक्ति कुपोषित है तो उसको कुपोषण से बाहर निकालना, अगर कोई व्यक्ति अतिपोषित है तो उस अतिपोषित से उसको बचाकर बाहर निकालना। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को खाने में जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए अगर उतना उसको नहीं मिल रहा है तो उसको पूर्ति के लिए समाज के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि वो
ज़्यादा पोषण ग्रहण कर रहा है, जिससे उसका शरीर काफ़ी मोटापा से बढ़ गया है, तो जो अति पोषण होता है वो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे जैसे शरीर का वजन बढ़ता है वह बीमारी का घर होते जाता है। इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि जो जन स्वास्थ्य या पोषण का लक्ष्य है वह अल्प पोषित व्यक्तियों को पोषण प्रदान करना तथा जो अति पोषित व्यक्ति है उसको उस अति पोषण से बचाकर उसको जो जितना उसको पोषण चाहिए उतना ही बनाए रखना जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य है। अब आगे देख लेते हैं कुपोषण। कुपोषण क्या है इसके बारे में देखते हैं। जो कुपोषण है, कुपोषण का पहला शब्द है कु, यानी कि कु अर्थात इसका मीनिंग होता है बुरा, और कुपोषण अर्थात बुरा पोषण। तो कु का अर्थ होता है बुरा और कुपोषण का अर्थ होता है बुरा पोषण। तो शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित तथा निश्चित मात्रा में पोषण तत्व ना ग्रहण करना कुपोषण कहलाता है। यानी कि शरीर को जितना पोषक तत्व की ज़रूरत होता है, अगर उस अनुसार अगर व्यक्ति को पोषण नहीं प्राप्त होता है तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। तो आप कुपोषण क्या है इसे समझ लिए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कुपोषण के प्रकार। तो कुपोषण के प्रकार क्या है इसको देख लेते हैं। तो पहला है अपर्याप्त पोषण। जो कुपोषण का पहला प्रकार है वह है अपर्याप्त पोषण। तो अपर्याप्त पोषण से जो क्या होता है कि अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों से कम मात्रा अपने भोजन से प्राप्त करता है। इसके कारण वृद्धि और विकास रुक जाता है, जिससे अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो जो अपर्याप्त पोषण है इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य होता है उसको जितनी मात्रा में उसे पोषक तत्व चाहिए उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में उसके जो शरीर होता है, शरीर के वृद्धि और विकास रुक जाता है और वह अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कुपोषण का पहला प्रकार है अपर्याप्त पोषण, इसे आप समझ सकते हैं। अगला पोषण का प्रकार है असंतुलित पोषण। तो असंतुलित पोषण को चलिए समझ लेते हैं क्या है। तो जब व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों से कम मात्रा अपने भोजन से प्राप्त करता है, इसके कारण वृद्धि और विकास रुक जाता है। असंतुलित पोषक तत्वों की मात्रा शरीर के विकास को असंतुलित कर देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का पोषण असंतुलित पोषण कहलाता है। यानी कि असंतुलित पोषण से क्या होता है, जिस प्रकार से कुपोषण से जो मनुष्य का शरीर वृद्धि और विकास रुक जाता है, उसी प्रकार से असंतुलित पोषण भी, यानी कि जब असंतुलित आहार आप ग्रहण करते हैं, जैसे कि आपको एक ही चीज़ अगर खाना अच्छा लग रहा है, आप उसी खाने को आप अपने जीवन में लगातार खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर को जो अन्य पोषक तत्वों की मात्रा चाहिए अगर वो नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो आपके शरीर में भी जो है असंतुलित पोषण हो जाएगा, जिससे कि आपके शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहा है और कुछ ही खास पोषक तत्व है जो प्राप्त हो रहा है। तो इससे आपके शरीर में असंतुलित पोषक तत्वों की मात्रा से जो विकास है वह असंतुलित कर देगा। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वह पोषण असंतुलित पोषण कहलाता है। यानी कि असंतुलित पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही असंतुलित पोषण कहलाता है। तो आप समझ लिए होंगे कि असंतुलित पोषण क्या है। अब आगे देख लेते हैं। आगे हमको पढ़ना है जन पोषण स्वास्थ्य का महत्व। तो जन पोषण स्वास्थ्य का महत्व क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि 50 वर्ष से कम के बच्चों की मौत का मुख्य कारण कुपोषण होता है। यानी कि जो 50 वर्ष है, 50 वर्ष के लोगों की आयु जो होती है उससे कम के मौत का मुख्य कारण कुपोषण होता है। यहाँ 50 नहीं हो जाएगा, बल्कि यहाँ आप 5 लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत का मुख्य कारण कुपोषण होता है। कुछ आंकड़े निम्नलिखित है, यानी कि कुपोषण से जो मृत्यु का कारण है, यानी कि जितने भी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मौत होती है मुख्यतः कुपोषण के कारण होता है। यानी कि उनको जितनी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है अगर उस मात्रा में बच्चों को 5 वर्ष से कम के बच्चों को प्राप्त नहीं हो पाता है तो वो कुपोषण के कारण मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो इसका पहला आंकड़ा है, यानी कि आपको कुछ आंकड़ा यहाँ दिखाया गया है
कि भारत में जन्म के समय 1/3 बच्चों का भार कम होता है। यह बाद में उनके विकास पर प्रभाव डालता है। यानी कि भारत में बच्चों का जो वजन होना चाहिए जन्म के समय लगभग 3 या 3.5 kg के आसपास, अगर उतना नहीं मिल पा रहा है तो जो मानी कि उनकी माँ है, बच्चे की माँ है, अगर गर्भावस्था में उनको जितना पोषण की आवश्यकता थी उतना पोषक तत्वों की ग्रहण नहीं कर पाए हैं तो बच्चों का भी विकास नहीं हो पाता है। और जो बच्चा अपने जन्म के समय 1/3 जो बच्चा है वो भार कम होता है, यानी कि जन्म के समय उसका भार काफ़ी कम होता है। इसके कारण जो उसका विकास है उसके विकास पर प्रभाव डालता है और आगे चलकर काफ़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। अगला आंकड़ा यहाँ है कि सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लगभग आधे बच्चे अल्प पोषण से पीड़ित होते हैं। यानी कि जो कमज़ोर वर्ग के, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को जितनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए उतना नहीं प्रदान कर पाते हैं। इस कारण से जो बच्चे होते हैं वह अल्प पोषित हो जाते हैं, जिससे वो भी कई बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। अगला आंकड़ा यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे और बच्चियों को सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, जिंक, विटामिन, फॉलिक अम्ल आदि पर्याप्त मात्रा में ना प्राप्त होना, ये सारा ही कुपोषण का प्रभाव है। और कुपोषण से जो मरने वाले बच्चे हैं भारत में इसकी संख्या अभी भी बहुत अधिक है। इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो आगे हमें अगला पॉइंट उसी में पढ़ना है कि यदि समय पर इन समस्याओं को नियंत्रित नहीं किया जाता तो शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक है विकास रुक जाता है। यह जीवन की उत्पादकता और गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है। यदि हम कुपोषण समाधान कर ले तो हम भारत के विकास और आर्थिक वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। यानी कि यदि समय के साथ कुपोषण पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे बच्चे देश में पैदा हो रहे हैं उनका शारीरिक, मानसिक और जो शारीरिक विकास या मानसिक विकास या संगठनात्मक विकास है यह अवरुद्ध हो जाएगा और विकास रुक जाएगा, जिससे कि उनके गुणवत्ता पर प्रभाव डालेगी। और इस कुपोषण को रोकने के लिए जो समाधान करने के लिए है कि इसका जब समाधान हो जाएगा, सरकार करे या फिर परिवार के लोग करें, तो इससे क्या होगा कि समाज पर अच्छा असर पड़ेगा और देश के विकास में और आर्थिक वृद्धि में देश को सहायता मिल सकेगा। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को आप समझ लिए हैं कि कुपोषण से जो देश है, देश को किस प्रकार से नुकसान होता है। अब अगला पॉइंट यहाँ है कि भारत में अधिक समस्या अल्प पोषण है तथा अतिपोषण भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे बच्चे शारीरिक गतिविधियां कम करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ कम स्वास्थ्यकर हो गए हैं। अतः भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, अर्थात यहाँ अल्प पोषण तथा कुपोषण दोनों ही है। इससे डॉक्टरों, आहार विशेषज्ञों और सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। भारत में आज का समस्या क्या है कि जो भारत के बच्चे हैं वह अल्प पोषण के साथ साथ अति पोषण के भी शिकार हो रहे हैं। जो बच्चे गांव में पैदा होते हैं उनको अल्प पोषण की अल्प पोषण की समस्या होती है, और जो बच्चे शहर में पैदा होते हैं वो अति पोषण के शिकार हो जाते हैं। अल्प पोषण का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उनको जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए यानी कि खाद्य पदार्थ चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो उसे हम अल्प पोषण कहेंगे। और अति पोषण क्या होता है, तो अति पोषण का मतलब होता है कि जो बच्चे को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उससे अधिक प्राप्त हो रहा है और उसका शरीर जो है जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर रहा है, तो उसका शरीर अति पोषण से ग्रस्त हो जाएगा। अति पोषण से जब ग्रस्त हो जाएगा तो उसका शरीर का भार यानी कि उसका वेट बढ़ने लगेगा, जिससे कि वेट बढ़ने से उसके शरीर में अधिक प्रकार के रोग होने की समस्या हो जाएगी। इन सभी समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए जो डॉक्टर या फिर आहार विशेषज्ञ है उनके सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रहा है। इससे जो भारत दोहरे कुपोषण की समस्या को झेल रहा है, यानी कि अल्प पोषण के साथ साथ अति पोषण की भी समस्या भारत में देखने को मिलता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि अति पोषण और अल्प पोषण की समस्या से भारत में किस प्रकार के चुनौतियां खड़ी हो गई है। इसके साथ साथ डॉक्टरों और आहार विशेषज्ञों के सामने भी एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हुआ है। अब आगे देखते हैं। यहाँ एक पॉइंट है
कि जन्म के समय उनका भार 2.5 kg से भी कम, यानी कि अगर कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका भार अगर 2.5 kg से 3 kg के आसपास है तो उससे स्वस्थ बच्चे के रूप में जाना जाता है। तो जो बच्चे का भार यानी कि जन्म के समय 2.5 kg से कम है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इस कमी के साथ जीवन प्रारंभ करने वाले शिशुओं का स्वास्थ्य, वृद्धि एवं विकास की सभी आवश्यकताओं में भी निम्न स्तर का ही रहता है। यानी कि जिस बच्चे का जन्म के समय भार 2.5 kg से कम होता है तो उन बच्चों को जब जीवन यानी कि जब वो पैदा होता है तो उसके प्रारंभ के जीवन जो होता है वो काफ़ी कष्टदायक होता है। उसके स्वास्थ्य, वृद्धि में एवं विकास में बहुत सारे जो अवरोध होता है वह पैदा होने लगता है, हमेशा बीमार रहने लगता है। इस कारण से उस बच्चे का जो प्रारंभिक जीवन होता है वह काफ़ी कठिनाइयों से गुजरता है। अगला पॉइंट यहाँ है कि कुपोषण का दोहरा भार। तो कुपोषण के दोहरा भार को हम वहाँ जो ऊपर का पॉइंट था उसमें भी देखे थे। तो चलिए यहाँ समझ लेते हैं कि कुपोषण का दोहरा भार क्या है। तो यदि सरकार कुपोषण की समस्या पर नियंत्रण पा लेती है तो भारत के विकास और आर्थिक प्रगति की दर में वृद्धि हो सकती है। तो कुपोषण पर जब हम सरकार के द्वारा भार पा लिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि भारत में जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो स्वस्थ होंगे और भारत के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। आगे हमको पढ़ने के लिए है भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। भारत में पोषण संबंधी क्या समस्या है इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण समस्या। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण समस्या क्या है? तो यह ज़रूरत से कम भोजन लेने या ऊर्जा और प्रोटीन का कम ग्रहण करने से होता है। बच्चों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि जो बच्चा है उसको जितना प्रोटीन की मात्रा चाहिए उतना नहीं प्राप्त हो रहा है तो उससे क्या होगा कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण समस्याएं से वह ग्रसित हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि यह ज़रूरत से कम भोजन लेने या ऊर्जा और प्रोटीन का कम ग्रहण करने से होता है। और आगे देखते हैं कि बच्चों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का खतरा अधिक होता है। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्पपोषण मरासमस कहलाता है और कमी से क्वेशियोकर हो जाता है। यानी कि जो बच्चा है अगर उसके भोजन में प्रोटीन या फिर ऊर्जा की कमी होती है तो इससे एक गंभीर समस्या होती है, यानी कि एक गंभीर बीमारी होती है जिसे हम मरासमस कहते हैं। और इसकी कमी से जो है वो क्वेशियोकर नामक रोग हो जाता है। तो आप इसे जान सकते हैं कि जो हमारे बच्चे के लिए प्रोटीन की मात्रा में कमी या फिर ऊर्जा की मात्रा में कमी से क्या गंभीर बीमारियां होती है। तो आप इसको समझिए और अच्छे प्रकार से इसको अपने कॉपी में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है सूक्ष्म पोषकों की कमी, यानी कि जो सूक्ष्म पोषक है उसके कमी क्या कारण है। तो यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो इससे अन्य सूक्ष्म पोषकों जैसे खनिज और विटामिनों की मात्रा कम होने की भी संभावना होती है, जैसे विटामिन, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम आदि। यानी कि जिन बच्चों के आहार में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की मात्रा कम होती है तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैसे बच्चों के भोजन में जो सूक्ष्म पोषक या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी भी मात्रा में कमी होगी, जैसे विटामिन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया। अगर इन सभी सूक्ष्म पोषक पदार्थों की मात्रा भी भोजन में कम है तो इससे शरीर का जो विकास है वह रुक जाएगा और मानसिक रूप से जो बच्चा है वह विकसित नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है लौह तत्व की कमी से आरक्तता, यानी कि लौह, जब बच्चे को जितना लौह तत्व की ज़रूरत है अगर उस मात्रा में नहीं मिल रहा है तो उससे आरक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यह तब होती है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है और शरीर में ऑक्सीजन के पहुंचने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। कोई भी शारीरिक कार्य करने पर अंततः सांस फूलने लगती है। इसकी कमी गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में पाई जाती है। जो लौह तत्व है यानी कि जो लोहा है इसकी मात्रा कमी होने से हमारे शरीर के रक्त पर प्रभाव पड़ता है। जो लौह तत्व होता है इसी से हमारे जो रक्त में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है
वो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कार्य करता है। अगर लौह तत्व की कमी होगा तो शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परिवहन ठीक से नहीं होगा, यानी कि जब ऑक्सीजन सही समय पर और सही स्थान पर नहीं पहुंचेगा तो जो हमारा शारीरिक कार्य है वह अवरोध होगा और हमारे सांसें फूलने लगेगी, जिससे कि हमें बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो यह कमी यानी कि जो लौह तत्व की कमी है, इसकी ज़्यादातर कमी गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के साथ साथ बच्चों में पाया जाता है। यानी कि जो गर्भवती महिला होती है उनमें लौह तत्व की, ज़्यादातर महिलाओं में लौह तत्व की कमी के कारण उनमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके सांसें फूलने लगती है, जिससे उनको जो लौह तत्व की कभी कभी गोलियां भी दी जाती है। तो इससे आप समझ लिए होंगे कि जो लौह तत्व है इसकी कमी से आरक्तता हो जाता है, यानी कि जितनी मात्रा में रक्त में हीमोग्लोबिन बनना चाहिए उतना नहीं बन पाता है। अब आगे देख लेते हैं। आगे है विटामिन की कमी। तो विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो विटामिन ए स्वस्थ एपिथीलियम, सामान्य दृष्टि, वृद्धि और रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो हमारे लिए विटामिन किस कारण, मतलब किस, जो विटामिन ए है, विटामिन ए हमारे शरीर के लिए क्या मतलब कि किस लिए ज़रूरी है? तो विटामिन ए जो है वह स्वस्थ एपिथीलियम, स्वस्थ एपिथीलियम का मतलब है कि जो एपिथीलियम है यह शरीर में एक ऊतक है जिसे हम एपिथीलियम ऊतक के नाम से जानते हैं। तो अगर हमारे शरीर में हमें विटामिन ए की कमी हो रहा है तो इससे हमें क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में स्वस्थ एपिथीलियम का उत्पादन नहीं होगा और हमारा शरीर बीमार होना शुरू होगा। तो इसलिए हमें स्वस्थ एपिथीलियम के लिए विटामिन ए की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सामान्य दृष्टि और वृद्धि और रोग प्रतिरोधकता के लिए हमें विटामिन ए की काफ़ी ज़रूरत होता है। तो इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे कि हमारे शरीर के लिए जो विटामिन ए है वह कितना महत्वपूर्ण है और हमें विटामिन ए का सेवन करना कितना लाभदायक होता है। तो आप इस प्रकार से विटामिन ए के जो गुण हैं उसे समझ लिए होंगे। उसके साथ है आयोडीनहीनता विकार, यानी कि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में किस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्य मानसिक और शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, यानी कि जो हमारा मानसिक विकास है और शारीरिक विकास है उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन कम मात्रा में बनता है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और यह बढ़ा हुआ थायराइड ग्वाइटर कहलाता है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से भ्रूण में मानसिक मंदता और शारीरिक कमियों हो सकती है, यानी कि जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाता है तो आयोडीन की कमी के कारण हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनना शुरू होता है तो इसका प्रभाव हमारे थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है और जो थायराइड ग्रंथि है वह बढ़ जाता है, जिसे हम ग्वाइटर या फिर घेघा रोग के नाम से भी जानते हैं। जब गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो इससे जो शरीर में, यानी कि महिला की गर्भ में पल रहे बच्चा है उस बच्चे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उसका जो मस्तिष्क है वह मस्तिष्क का विकास, यानी कि बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है और शारीरिक कमियां भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप आयोडीन की कमी के जो विकार है उसे समझ लिए होंगे कि आयोडीन की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो इससे हमारे शरीर में क्या होगा। तो चलिए अब अगले पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ अगला पॉइंट है पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए कार्यनीतियाँ, यानी कि जो सरकार है, सरकार के द्वारा पोषण समस्या से निपटने के लिए किस प्रकार के कार्यनीतियाँ अपना रही है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय पोषण नीति 1993। तो राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 क्या है इसके बारे में समझते हैं, इसके मुख्य बातों को समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे लिए किया गया है 1993 की नीतियाँ में। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि इसे महिला और बाल विकास विभाग ने तैयार किया है। जो राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 है यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह महिला बाल विकास विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। तो आप ये समझ लिए हैं कि किसके द्वारा तैयार हुआ है। अगला पॉइंट है कि कुपोषण की समस्या को कम करना।
राष्ट्रीय जो पोषण नीति है 1993 का इसका लक्ष्य है कि कुपोषण को कम करना। अगला इसका लक्ष्य है कि 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दुग्धपान कराने वाली महिलाओं के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं, यानी कि जो 1993 का नीति है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चा है, उसके साथ साथ गर्भवती जो महिलाएं हैं, इसके साथ जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन माताओं के लिए समेकित बाल विकास योजना की योजना प्रारंभ की गई है। जिस प्रकार से आप गांव के स्तर पर समझ सकते हैं कि जो आंगनबाड़ी होता है, आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए कुछ खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, इस प्रकार के कुछ खाद्य पदार्थ उन्हें प्रदान किया जाता है। तो जो राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 है, इसी के तहत उन्हें प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट है कि आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण, यानी कि उन्हें जिस प्रकार की आवश्यक खाद्य पदार्थें चाहिए, अगर उस प्रकार के खाद्य पदार्थ उन्हें मिल रही है तो इसकी पुष्टि करना भी इस नीति का, इस जो 1993 का नीति है इसका मापदंड है। अगला पॉइंट है कि कम कीमत वाले पोषक पदार्थों का उत्पादन, यानी कि यहाँ पोषक हो जाएगा, तो जो कम कीमत वाले पोषक पदार्थ है इसका उत्पादन करना इस नीति का एक प्रमुख कारण है, यानी कि एक प्रमुख उद्देश्य है। इसका अगला पॉइंट है कि संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषकों की कमी पर नियंत्रण लाना, यानी कि जो संवेदनशील वर्ग है, जैसे कि जो कामकाजी वर्ग के लोग हैं, उन वर्गों में सूक्ष्म पोषकों की कमी पर नियंत्रण लाना इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ अगला पॉइंट है पोषण संबंधी समस्याओं से जूझने के लिए बनाई गई नीति। तो इसका पहला नीति है आहार अथवा भोजन आधारित कार्यनीति। आहार अथवा भोजन आधारित कार्यनीति से व्यापक योजनाएं हैं जो पोषणहीनता को कम करने के लिए भोजन को माध्यम के रूप में प्रयोग करती है। ये सूक्ष्म पोषकों की कमी को रोकने के लिए सूक्ष्म पोषक समृद्ध खाद्य पदार्थों के उपभोग को बढ़ावा देती है। इस योजना के लाभ लंबी अवधि तक मिलते रहेंगे और ये लागत प्रभावित है। कुछ महत्वपूर्ण भोजन आधारित उपयोग है आहार में परिवर्तन, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, घरेलू बागवानी आदि, यानी कि जो आहार अथवा भोजन है इसके आधारित कार्यनीतियां सरकार के द्वारा कुछ लागू की गई है और इसमें यानी कि जो अच्छे से यानी कि कम खर्च पर अच्छा भोजन प्राप्त हो सके उसका नीति इस प्रकार इसमें बनाई गई है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण भोजन आधारित उपयोग के लिए इस नीति का पालन किया जाता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है पढ़ने के लिए। तो आगे है पोषण आधारित दृष्टिकोण। तो पोषण आधारित दृष्टिकोण में क्या है? तो पोषण आधारित दृष्टिकोण इसमें संवेदनशील समूहों को पोषण पूरक भोजन पदार्थ दिए जाते हैं। यह भारत में विटामिन ए और लौह तत्व के उपयोग की जाने वाली एक अल्पावधि नीति है, यानी कि अल्प अवधि नीति है। जो पोषक आधारित दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत जो कार्यशील समूह के लोग हैं, यानी कि जिनको पोषक तत्व भोजन में कुछ ना कुछ कमी होता है, उन समूह के लिए भारत में विटामिन ए और लौह तत्व के कुछ अंश दिए जाते हैं और समय समय पर इसका जो वितरण है वह समाज में या फिर हर स्तर पर किया जाता है। जिस प्रकार से आप जानते होंगे कि आंगनबाड़ी में या फिर जो गांव के सेविकाएं होती हैं, जैसे कि आपको हर गांव में देखने को मिल जाएगा, तो उनके द्वारा गांव के बच्चे या फिर गर्भवती महिलाएं या फिर दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं, उनको समय समय पर कुछ गोलियां दी जाती है। तो उस प्रकार के जो गोलियां होती हैं उसमें विटामिन ए या फिर लौह तत्व के अंश होते हैं, जो कि विटामिन सी गोलियां भी प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पोषण आधारित दृष्टिकोण का पालन किस प्रकार से किया जा रहा है। आगे है देश में चल रहे पोषण कार्यक्रम। तो देश में किस प्रकार के पोषण कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि एकीकृत बाल विकास योजनाएं, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, आहार पूरक कार्यक्रम, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, स्वरोजगार और
रोजगार योजनाएं, ये सारे हमारे देश में चल रहे पोषण कार्यक्रम हैं, जिससे कि समाज में जो कुपोषित लोग हैं उनको इस कार्यक्रम के द्वारा पोषित किया जा सके और उन्हें बहुत सारे बीमारियों से बचाया जा सके। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितने सारे कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं जो कि कुपोषित लोगों को बचाने का बहुत अच्छा काम है। आगे है स्वास्थ्य देखभाल। तो स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत क्या है, तो यहाँ पहला पॉइंट है कि स्वास्थ्य एक मूलभूत अधिकार है। यह सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों को सुरक्षित समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों पर की जाती है। तो यह भारत सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं, यानी कि भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल के लिए 3 स्तरों पर जो है वह देखभाल लागू किया गया है। तो पहला स्तर है कि व्यक्ति, परिवार या समुदाय का स्वास्थ्य सेवाएं से पहला संपर्क होता है। यह प्राथमिक सेवा केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जो प्राथमिक केंद्र है, प्राथमिक केंद्र पर व्यक्ति या परिवार या फिर समुदाय के लोगों को संपर्क किया जाता है। गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क किया जाता है और उनको यानी कि उनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, यानी कि उनको जिस प्रकार की टीका लगनी चाहिए उस प्रकार के टीका प्रॉपर चलाया जाता है। जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि गांव में जाकर जो कुछ सेवक होते हैं, प्राथमिक सेवक, वो पोलियो का टीका दिया करते हैं, पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं। तो ये आता है प्राथमिक स्तर के जो देखभाल है उसके अंतर्गत। अब देख लेते हैं द्वितीयक स्तर क्या है। तो यहाँ द्वितीयक स्तर में लिखा है कि द्वितीयक स्तर पर अधिक जटिल स्वास्थ्य समस्याओं को निदान जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर तो अगर आप प्राथमिक केंद्र पर जा सकते हैं तो वहां आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अगर वहां नहीं जाते हैं तो आपको आपके घर तक पहुंचकर उस प्रकार के समस्याओं का निदान किया जाता है। द्वितीय स्तर पर आपको जिला स्तर पर जो सदर अस्पताल होता है वो द्वितीय स्तर का अस्पताल होता है। तो आप वहां जाकर अपना जो कुछ जटिल समस्याएं हैं उसका निदान कर सकते हैं। आपको उसके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये हो गया द्वितीय स्तर। तृतीय स्तर क्या है, तो तृतीय स्तर पर सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल का उच्चतम स्तर है। यह अधिक जटिल समस्याओं को सुलझाया जाता है जिन्हें पहले व दूसरे स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता। तृतीय स्तर के संस्थान में मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होते हैं। यानी कि जो प्राथमिक और द्वितीय स्तर पर वैसे बीमारियां हैं जो नहीं ठीक हो पा रही है, तो आपके लिए तृतीय स्तर का भी सुविधा उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए आप जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, एड्स हो गया, इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार के द्वारा तृतीय स्तर की मेडिकल सुविधा प्रदान की जाती है, जहां जाकर आप अब इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ अगला पॉइंट है कार्य क्षेत्र, यानी कि जो पोषण या फिर जन पोषण है इसका कार्य क्षेत्र क्या है। यहाँ पहला पॉइंट है कि जन पोषण विशेषज्ञ की भूमिका। तो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो जन पोषण है, जो जन पोषण विशेषज्ञ है, उनकी भूमिका हमारे लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है। यानी कि जो डाइटिंग जो जिस प्रकार से भोजन को देखभाल के रूप में डॉक्टरों के द्वारा दिया जाता है, उनका भूमिका हमारे जीवन में किस प्रकार से, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि जन पोषण विशेषज्ञ की भूमिका। तो पोषण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण निर्धारण है। जन पोषण विशेषज्ञ सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ भी कहलाते हैं। वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिस्थिति और साधन संपन्न होते हैं। एक सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ निम्न परिस्थितियों में कार्य कर सकते हैं। यानी कि जो जन पोषण विशेषज्ञ है वह किन स्थितियों में काम कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ नीचे बताया गया है। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि अस्पतालों द्वारा रोकथाम तथा शिक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के रूप में, यानी कि जो जन पोषक चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा गांव-गांव में जाकर जो अस्पतालों द्वारा रोकथाम शिविर लगाया जाता है, उन शिविरों में भाग लेकर लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको किस प्रकार के भोजन करना चाहिए और किस प्रकार के भोजन नहीं करना चाहिए।
दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं में भाग लेने के रूप में जो जन पोषक चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम मतलब कि लागू किया गया है, जो चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वो जो विकास की सेवाएं हैं उसमें भाग लेते हैं और लोगों तक अपना जो कार्य है वह पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट है कि सरकारी स्तर पर परामर्शदाता के रूप में, जो सरकारी स्तर है जैसे अस्पताल में आप जाते होंगे तो अस्पताल में आपको कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जिनसे आप परामर्श करके जो आपका आहार है या पोषक तत्व है उससे आप सलाह करके बता सकते हैं कि हमें किस प्रकार के भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि सरकार के सारे विकासात्मक कार्यक्रमों में कार्य करने के रूप में, इसके साथ साथ पोषण विशेषज्ञ या स्कूल में स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में। इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि जो हमारे जन पोषक विशेषज्ञ हैं उनकी भूमिका किस प्रकार से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आप सब के लिए यानी कि क्लास 12th के जो यह वीडियो है जो होम साइंस का, या आपको अगर पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आप विश्वास कीजिए कि आपके जो होम साइंस के चैप्टर है यानी कि होम साइंस का चैप्टर 3 है, इससे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आप इसे अच्छे से यानी कि अपने अच्छी तरीके से समझकर अपने कॉपी में नोट कर लिए हैं, इसके साथ साथ अगर आप NCERT बुक आपके पास है तो इसे पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ख़रीद कर इसे पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से हम होम साइंस को आगे तक ले जाएंगे यानी कि इनके सारे चैप्टरों को हम ख़त्म करेंगे। इसी प्रकार से आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस परिवार को बढ़ाइए, जितना से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए, ताकि आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सकें। आज जितने भी हमारे पास संसाधन के रूप में हैं उस प्रकार से हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप इस परिवार को बड़ा कीजिएगा तो हम आपके लिए जो इसको है डिजिटल रूप से भी ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।